बाइजू अब 12,000 कर्मचारियों को बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। Amazon has started to lay off staff at India. Alphabet, the parent company of Google, has cut 12,000 jobs, becoming JP Morgan Chase, it has cut hundreds of mortgage employees' jobs. दुनिया इस वक्त ऐसी आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है जिसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। If you're on this call, you are part of the unlucky group. Your employment here is terminated. लोग ऑनलाइन मीटिंग्स में अपनी जॉब से हाथ धो रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालात 2008 की रिसेशन से भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे इस आर्थिक मंदी का असर न सिर्फ आम लोगों पर पड़ रहा है, बल्कि नाटो जैसा शक्तिशाली ग्रुप भी इस आर्थिक मंदी की वजह से टूटने की कगार पर है। और ये सब हो क्यों रहा है, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले बटन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये सब जानने से पहले हमें 3 महत्वपूर्ण चीजों को समझना पड़ेगा: जीडीपी, रिसेशन और इन्फ्लेशन। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। सिंपल भाषा में अगर जीडीपी की बात करें तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे किसी मॉल में अलग अलग शोरूम्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, सैलून है, कॉफी शॉप्स हैं। इन सब की वजह से पूरे दिन में उस मॉल के अंदर जितनी भी सेल होती है उसकी कुल वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो वह उस मॉल की एक दिन की जीडीपी होगी। बिल्कुल ऐसे ही किसी देश में होने वाले अलग अलग कारोबार की वजह से जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, अगर उसकी वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो उसको उस देश की जीडीपी कहा जाता है। तो इससे ये चीज तो समझ आती है कि जब लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं तो उसकी वजह से उस देश की जीडीपी बढ़ जाती है। अगर किसी वजह से जीडीपी लगातार 6 महीने तक कम होती जाए तो उस पीरियड को रिसेशन पीरियड कहा जाता है। और अगर किसी वजह से जीडीपी लगातार 3 साल तक कम होती जाए तो उस पीरियड को डिप्रेशन पीरियड कहा जाता है। ऐसा अभी सिर्फ एक बार हुआ है सन 1930 में। जीडीपी का सीधा असर एम्प्लॉयमेंट पर पड़ता है और एम्प्लॉयमेंट का असर जीडीपी पर पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इसको समझने के लिए हम एक मॉल की एग्जांपल लेते हैं। जब लोग ज्यादा परचेजिंग करते हैं तो उस समय मॉल में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे में मॉल में अधिक स्टाफ की जरूरत पड़ती है और जब सामान ज्यादा बिकता है तो उस समय उस सामान को बनाने वाली फैक्ट्रियों को और अधिक लेबर की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। अगर किसी कारण से लोग मार्केट या मॉल में जाके कम खरीदारी करते हैं तो उस केस में जीडीपी कम होती जाती है। ऐसे में मॉल में स्टाफ की जरूरत भी कम हो जाती है। इन कारणों से न सिर्फ केवल मॉल में काम करने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, बल्कि जिन फैक्ट्रियों से बनके सामान मॉल तक पहुंचता है वह फैक्ट्रियां भी अपने यहाँ पे उत्पादन को कम कर देती हैं, जिसका सीधा असर वहाँ पर काम करने वाले लोगों पर पड़ता है और उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। अब टाइम है इन्फ्लेशन को समझने का, क्योंकि इन्फ्लेशन ही वह कारण है जिसकी वजह से जीडीपी पर अक्सर उतार चढ़ाव आता है। इन्फ्लेशन को समझने के लिए हमें पहले सप्लाई और डिमांड को समझना पड़ेगा। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है परंतु उसकी सप्लाई कम होती है तो ऐसे समय में वह वस्तु आमतौर पर महंगी होती जाती है। अगर इसको सिंपल एग्जांपल में समझाया जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोविड के टाइम पर दवाइयों की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। उस समय दवाइयों की डिमांड तो ज्यादा थी परंतु उनकी सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से उस समय दवाइयों की कीमत 180% तक बढ़ गई थी। फार्मा कंपनी इस डिमांड को पूरा करने के लिए अपना उत्पादन बढ़ा रही थी, जिसका असर ये होता है कि फार्मा इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट काफी हद तक बढ़ जाता है। वही कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा डाउन चला गया था, क्योंकि उस समय टूरिज्म की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर खत्म हो गए थे। आमतौर पर होटलों में जो अकोमोडेशन पहले 2000 पर नाइट पर मिलती थी उसको तब 300 रुपए में भी कोई नहीं ले रहा था। जब भी कभी सप्लाई और डिमांड के बीच में अंतर बढ़ जाता है तो ऐसे केस में इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ जाता है और इस इन्फ्लेशन का सीधा असर जीडीपी पर पड़ता है, क्योंकि जब महंगाई दर बढ़ती है तो लोग सिर्फ अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं
जिस सामान की जरूरत कम होती है उसको कम खरीदा जाता है। ऐसे में उस सामान को बनाने वाली फैक्ट्रियां अपने यहाँ उन वस्तुओं का उत्पादन कम कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काम करने वाले लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा है, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया अभी कोविड-19 की वजह से होने वाली आर्थिक मंदी से अभी उबर ही रही थी कि पिछले साल रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 12 शहरों में एक साथ 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन पर हमला कर देता है। पूरी दुनिया में 35% गेहूं का एक्सपोर्ट इन्हीं दो देशों से होता है। यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद यूरोपियन देश और अमेरिका रशिया पर भारी भरकम सैंक्शन लगा देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पूरी दुनिया में गेहूं की कीमत में भारी उछाल आ जाता है। और तो और रशिया सऊदी अरेबिया के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल और गैस का उत्पादक है। इन सैंक्शन की वजह से यूरोपियन देश रशिया से नेचुरल गैस लेना बंद कर देते हैं। नतीजतन सर्दियों के दिनों में यूरोपियन देशों में नेचुरल गैस की 40% कमी आ जाती है। सप्लाई और डिमांड के इतने बड़े गैप की वजह से यूरोपियन देशों में इन्फ्लेशन रेट काफी हद तक बढ़ जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को जीतने वाले देश अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन रेट 90% से ऊपर जा चुका है। आमतौर पर यूरोपियन देशों को काफी अमीर समझा जाता है, परंतु इन सर्दियों में नेचुरल गैस की 40% कमी की वजह से इन देशों में रहने वाले लोगों के लिए अपने घर को गर्म रखना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन देशों में आमतौर पर लोग नेचुरल गैस का इस्तेमाल अपने घरों को गर्म रखने के लिए करते हैं और नेचुरल गैस ही इन देशों में बिजली के उत्पादन का मुख्य स्रोत है। यूक्रेन और रशिया में चल रहे इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में गेहूं और क्रूड ऑयल की भारी किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और जीडीपी कम होती जा रही है। पूरी दुनिया रिसेशन की चपेट में आ गई है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो ये हालात है कि वहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 500 रुपए को क्रॉस कर चुकी है। अगर यही सब चलता रहा तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से भी बदतर हो जाएंगे और इसी रिसेशन का सबसे बुरा असर रोजगार पर पड़ रहा है। पिछले साल 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर टेक बेस्ड कंपनियों पर दिख रहा है, क्योंकि कोविड के दौरान लगने वाले लॉकडाउन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर बाकी सारे बिजनेसेस वर्क फ्रॉम होम के कल्चर से चल रहे थे और मार्केट के बंद होने की वजह से लोगों का रुझान ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ काफी ज्यादा बढ़ गया था। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद होने की वजह से बाइजू और अनअकैडमी जैसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा बूम मिला था, जिस वजह से उस दौरान जूम जैसी टेक बेस्ड कंपनियों ने, अमेज़न जैसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ने और बाइजू जैसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ने भारी भरकम रिक्रूटमेंट की थी। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है और दुनिया अपनी आम जिंदगी की तरफ बढ़ती है तो बाइजू, अनअकैडमी, जूम, गूगल मीट, अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों की निर्भरता कम होना शुरू हो जाती है। नतीजतन पिछले 1 साल में लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ गया है। ये स्थिति तब और ज्यादा भयंकर हो गई जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और पूरी दुनिया में गेहूं और क्रूड ऑयल की ऐसी शॉर्टेज हो गई है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता ही जा रहा है। इकोनॉमिस्ट नोरियल रूबिनी, जिनको कि डॉक्टर बूम भी बोला जाता है, उन्होंने 2008 के रिसेशन को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। उनका कहना है कि इस बार का रिसेशन पहले से ज्यादा लंबा और ज्यादा भयंकर होगा और शेयर मार्केट 40% नीचे चली जाएगी। 35 लाख लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी देशों और यूरोपियन देशों में देखने को मिलेगा, जहां पर इन्फ्लेशन रेट हर महीने डबल डिजिट से बढ़ रहा है। ये इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस ही है जिसकी वजह से इंग्लैंड 51 दिनों में 3 प्रधानमंत्री देख चुका है। इंग्लैंड में जो इन्फ्लेशन रेट इस वक्त चल रहा है वह पिछले 40 वर्षों में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इंग्लैंड इस वक्त बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम इस वक्त 4 देशों का समूह है, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। इन 4 देशों के समूह को ही यूके कहा जाता है। इन 4 देशों में से स्कॉटलैंड में समय समय पर आजाद होने के लिए आवाज उठती रहती है। इसीलिए यूके की गवर्नमेंट ने 2014 में स्कॉटलैंड को आजादी के रेफरेंडम को कराने की परमिशन दी थी। उस रेफरेंडम के समय 55% लोगों ने यूके के साथ रहने की सहमति जताई थी, परंतु जब 2016 में यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए रेफरेंडम कराया गया तो स्कॉटलैंड की 62% आबादी ने यूरोपियन संघ के साथ जाने की सहमति जताई थी। परंतु जब पूरे यूके की वोट देखी गई तो वेल्स और इंग्लैंड के ज्यादातर लोगों ने यूरोपियन संघ से अलग होने के लिए वोट किया था।
इसका नतीजा ये निकला कि 2016 में यूके यूरोपियन संघ का हिस्सा नहीं रहा और वह उससे अलग हो गया। 2016 के बाद से यूके में इन्फ्लेशन रेट कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड में रहने वाले लोग यूके को छोड़कर यूरोपियन संघ के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि पूरे यूके की एनर्जी की टोटल डिमांड का 90% अकेला स्कॉटलैंड पूरा करता है, जिसकी वजह से इंग्लैंड रशिया के ऊपर इतने बड़े सैंक्शंस लगाने की हिम्मत जुटा पाया है, क्योंकि उसको पता है कि उसके देश में एनर्जी सोर्सेज की आपूर्ति स्कॉटलैंड से हो जाती है। अब इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को ऐसा लग रहा है कि पूरा यूके उनके देश के संसाधनों को इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है। अगर किसी वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा ये युद्ध और लंबे समय के लिए चलता रहा तो हो सकता है कि स्कॉटलैंड अपने देश में आजादी का रेफरेंडम करवा के यूके से अलग हो जाए। अगर ऐसा होता है तो यूके बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में उसको अपनी एनर्जी रिसोर्सेज के लिए यूरोपियन देशों की तरह अरब देशों की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ेगा, जो उसके देश की पहले से मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। वहीं स्कॉटलैंड के लिए उसके देश के एनर्जी रिसोर्सेज आमदनी का साधन बनेंगे और उसकी देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करेंगे। यूके से अलग होकर स्कॉटलैंड के पास दो ऑप्शंस होंगी, या तो वह नाटो को ज्वाइन कर लेगा या फिर आयरलैंड की तरह खुद को न्यूट्रल देश घोषित कर लेगा। अगर किसी वजह से स्कॉटलैंड खुद को न्यूट्रल देश घोषित कर लेता है तो ये चीज नाटो के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर स्कॉटलैंड की लोकेशन ऐसी जगह पर है जो नाटो के लिए रशिया जैसे ताकतवर देश के खिलाफ लड़ने में मददगार साबित होती है। स्कॉटलैंड की लोकेशन GIUK गैप के साथ है। यही वो गैप है यहाँ से रशिया अपनी सबमरीन का इस्तेमाल करके यूरोप, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड पर हमला कर सकता है। ऐसे हमले को नाकाम करने के लिए नाटो ने फास्टलैंड नाम से एक सबमरीन बेस बनाया है। अगर स्कॉटलैंड किसी भी सूरत में नाटो से अलग होता है तो नाटो को अपनी सबमरीन इस सबमरीन बेस से हटानी पड़ेगी, जो नाटो के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन और आर्थिक मंदी ना सिर्फ आपके घरों और आपकी नौकरी पर असर डाल रही है, बल्कि नाटो जैसे 30 देशों के शक्तिशाली ग्रुप को कमजोर कर रही है। एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि रिसेशन के ये हालात 2024 तक चलेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल वाले बटन को जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।